हेलो एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। देखिए, फिक्र तो बहुत है और उन्हीं फिक्र को लेकर एक एक डिटेल भी हमारे पास है। तो अगले 40 से 45 मिनट लॉकडाउन कर दीजिए टेलीविजन को सिर्फ इस चैनल पर। आज एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त किए गए हैं। कुछ अधिकारियों पर कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार 1 महीने में एजेंसी की संरचना भी बदल देगी। फिक्र यह है कि क्या अब परीक्षाएं पूरी तरह लीक प्रूफ हो पाएंगी। सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत में आज 2 मांगों पर सहमति बन गई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर बात अटक गई है। फिक्र है कि समाधान निकलेगा या इस्तीफे की शर्त इस आंदोलन को टकराव की ओर ले जाएगी। इस बीच छात्रों के नाम पीएम मोदी का वीडियो संदेश भी आया। पीएम ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि वो संसद में बयान क्यों नहीं देते। फिक्र यह है कि सरकार के आश्वासन पर छात्रों का भरोसा लौटेगा या नहीं। आज राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच सरकार ने वंदे मातरम बिल को पेश कर दिया। बिल में क्या है, कितनी सजा तय की गई है, नियम क्या है, फिक्र की ये प्रश्नोत्तरी भी तैयार है। असम में बाढ़ से 47 मौतें हुई हैं। गुजरात के 11 जिलों में अलर्ट है। महाराष्ट्र में नदियां उफान पर हैं। बारिश प्राकृतिक है, लेकिन नुकसान रोकना व्यवस्था की जिम्मेदारी है। फिक्र यह है कि सरकारी तैयारियां आपदा के मुकाबले कितनी मजबूत हैं। लेकिन आज फिक्र की शुरुआत 2 तस्वीरों से करते हैं। आज देश की निगाहें दिल्ली में हुई 2 अहम बैठकों पर टिकी रही। इन 2 बैठकों का एक ही फोकस था, यानी देश के छात्र और परीक्षा व्यवस्था। राजधानी के वीपी हाउस में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आंदोलन खत्म कराने को लेकर सीधी बातचीत हुई है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधियों सौरभ दास और आशुतोष रांका से मुलाकात की। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई है। इन 2 बैठकों में क्या हुआ, क्या देश के लाखों छात्रों और युवाओं के भविष्य का एजेंडा तय हुआ है, इस पर फिक्र की फाइल्स आपको देखना चाहिए। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक पोस्ट में लिखा कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर आधी रात को उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि कल होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में पेपर लीक के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। हालांकि उनके इस वीडियो संदेश पर आज काफी राजनीति हुई। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, राम मोहन नायडू, हरदीप पुरी, ललन सिंह, नितिन गडकरी, गजेंद्र शेखावत, भूपेंद्र यादव, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, मनोहर लाल और निर्मला सीतारमण शामिल हुई। कैबिनेट की बैठक में अमित शाह ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को लेकर पूरी डिटेल में जानकारी दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह के बाद बिल के बारे में कुछ और बातें जोड़ी। इस बैठक में पेपर लीक संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इस बैठक में तय हुआ कि पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 जो 21 जून 2024 से लागू है, उसको और कठोर किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने भी कैबिनेट मीटिंग में अपनी बात रखी। अब देखिए कि पेपर लीक के नए कानून में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार नए कानून के तहत 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माना लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए लगाया जा सकता है। यह दुनिया में सबसे प्यूनिटिव एक्शन है। इससे ज्यादा प्यूनिटिव बल्कि जो पहला था उसमें चाइना सबसे आगे था और यूएई में फाइनेंशियली जो जुर्माना लगाया जाता था वो सबसे ज्यादा था। इन मामलों से निपटने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को 3 महीने में जांच पूरी करने के साथ फैसला करना होगा। सूत्रों के मुताबिक नए कानून में दोषियों के खिलाफ अलग अलग स्तरों पर दंड का प्रावधान है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय पेपर लीक के संशोधित कानून का नोडल मंत्रालय होगा। अभी व्यक्तिगत मामलों में 3 से 5 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। वहीं सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ तक का जुर्माना। संगठित अपराध में 5 से 10 वर्ष की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना। लेकिन नए कानून के संभावित प्रावधान में जुर्माने की रकम और सजा की अवधि बढ़ा दी गई है। आज कैबिनेट मीटिंग के बाद इसकी पूरी जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सामने आए। उन्होंने सरकार के कई बड़े फैसलों की जानकारी दी। लेकिन जब पेपर लीक के कानून में संशोधन से जुड़ा सवाल पूछा गया तब नेक्स्ट कहकर दूसरे सवालों पर चले गए। इसका एक रीजन है, समझिए इसको।
देखिए, वजह यह है कि कोई भी विधेयक संसद की प्रॉपर्टी होती है। सांसदों को बिल की कॉपी सर्कुलेट करने और संसद में पेश करने के पहले उसके बारे में बाहर जानकारी नहीं दी जा सकती है। पार्लियामेंट ऑलरेडी इज इन सेशन। इसे संसद और सांसदों की अवमानना माना जाता है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेपर लीक से जुड़े नए और संशोधित विधेयक को सोमवार को संसद में पेश करेंगे और यहीं से वो बड़ा सवाल है कि क्या उनको यह पेश करने दिया जाएगा या फिर से संसद में हंगामा होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टम को सुधारना या किसी का हेड रोल करना? इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आज हुई कैबिनेट मीटिंग पर पूरे देश की नजर थी, क्योंकि सवाल देश के भविष्य यानी छात्रों के भविष्य का था। और सूत्रों के अनुसार आज कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पेपर लीक संशोधन विधेयक पर पूरी डिटेल में जानकारी दी। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें कुछ और बातें जोड़ी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राजीव गांधी के समय सिर्फ बातें हुई लेकिन कांग्रेस ऐसा बिल नहीं ला पाई। पेपर लीक के खिलाफ मोदी सरकार ने 2024 में कानून बनाया। कैबिनेट की बैठक के खत्म होने पर पीएम मोदी ने भी मंत्रियों को संबोधित किया और सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम की ताकत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, सिर्फ एक्स ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव हूं, इंस्टाग्राम पर ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाएं, सरकारी योजनाओं के बारे में इंस्टाग्राम पर शेयर करिए। इंस्टा पर युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और वो इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इसीलिए कल रात इंस्टाग्राम के स्टाइल में इंस्टा पर वीडियो पोस्ट किया। साफ है कि मोदी कैबिनेट का यह रुख दो बड़े संदेश देता है। पहला, परीक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर की धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कानून का कड़ा चाबुक चलेगा। दूसरा, देश की बागडोर संभालने वाले मंत्रियों को अब युवाओं के करीब जाने के लिए डिजिटल स्पेस में नए जमाने के तौर तरीके अपनाने होंगे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी अगर इंस्टाग्राम की ताकत पर जोर दे रहे हैं तो आपको बता दें कि कल रात को उनके इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करने के बाद वो पोस्ट वायरल हो गई। सिर्फ 24 घंटे में ही पीएम मोदी के 10 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया। लगभग 13 लाख से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया। 12 लाख लोगों ने रीपोस्ट किया है और करीब 65 लाख लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया है, जबकि कुल 270 मिलियन यानी 27 करोड़ लोगों ने इस पोस्ट को देखा। सजा के प्रावधान के साथ कायम हो सकता ये पॉलिटिकल उत्सव मना रहे हैं कि एक अच्छा मौका मिला है और प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे, कड़ा कानून की भी बात की। क्या किसी बच्चे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई मांग रखी थी? क्या किसी छात्र स्टूडेंट ने रखी थी? क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने, ऑपोजिशन पार्टी ने रखी थी? जिन बातों को लेकर मांग ही नहीं है देश में, उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक आध घंटे के अंदर ले लेते हैं, आखिर शिक्षा मंत्री से सरकार क्यों दबी हुई है? क्या राज है शिक्षा मंत्री के पास? कुछ लोग पॉलिटिकल हाईजैक छात्रों की संवेदनाओं को करने का प्रयास कर। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने छात्रों की बातों को सुना है और उस पर उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सराहनीय है। जब से नीट का ये पेपर लीक का मामला हुआ, तब से प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को देख रहे हैं और फास्ट ट्रैक का कानून ला करके उसमें अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा उसमें मिलेगी और प्रोसिक्यूशन भी जल्दी होगा और फैसले भी जल्दी होगा। मांग क्या है? उस मांग के लिए कुछ बोल रहे हैं क्या? ये तो समय निकालने की जब टाइम में उनकी आइडिया है, वो कैसे भी करते वक्त निकाल डालो, फिर बाद में देख लेंगे क्या कर रहे हो। देखिए, कैबिनेट में हुई फैसलों के अलावा नीट की परीक्षा करवाने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी कार्रवाई की है। एनटीए ने 47 लोगों को बर्खास्त कर दिया और कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। सुधार के तहत एनटीए में बड़े बदलाव की तैयारी है। 1 महीने के अंदर एनटीए का ढांचा बदला जाएगा। पेपर लीक के चलते एनटीए पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में इस कार्रवाई और आगे होने वाले बदलावों को एजेंसी की साख बचाने से जोड़कर देखा जा रहा है। लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि यह सब कार्रवाई अभी क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कुल 221 लोग काम करते हैं। इनमें सरकारी डेपुटेशन पर आए सिर्फ 24 स्टाफ है।
बाकी 197 लोग यानी कि लगभग 89% वर्कफोर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स पर है। एनटीए के कर्मचारियों की बर्खास्ती से पहले शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को भी हटा दिया गया। उन्हें पंचायती राज मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव और टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव बनाया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एनटीए ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। बड़ी खबर, एनटीए के 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर की भर्ती होगी। एनटीए में 16 युवा प्रोफेशनल्स की भर्ती होगी। यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए होगी भर्ती। इन पदों पर 3 साल के लिए नियुक्ति होगी। अब एक और मीटिंग की इनसाइड स्टोरी बताते हैं जो कि सरकार और सीजेपी से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। सरकार और सीजेपी के बीच पहली बैठक 20 जुलाई को हिंसा वाले दिन शाम को हुई और आज सीजेपी के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच दूसरी महत्वपूर्ण बैठक वीपी हाउस यानी विट्ठल भाई पटेल हाउस में हुई है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए, तो सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए। यह बैठक दिन में करीब 12:30 पर शुरू हुई, जो कि करीब 2 घंटे तक चली। इसके बाद दोनों पक्ष बाहर आए और मीडिया से अपनी अपनी बातें बताई। सीजेपी ने कहा कि उसने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं और 5 सुझाव दिए हैं। पहली मांग यह है, सीजेपी ने पहली मांग यह है कि नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग यह है कि प्रदर्शनकारियों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे वापस लिया जाए और आगे भी कोई लीगल एक्शन न लिया जाए। जबकि तीसरी मांग यह थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सरकार ने उनकी शुरुआत की 2 मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली तीसरी मांग पर सुई अभी भी अटकी हुई है। जेपी नड्डा ने अपनी तरफ से बताया कि इस पर वो कल दोपहर जवाब देंगे। यानी तीसरे राउंड की बैठक अब शनिवार को होगी, जिस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वैसे आपको बता दें कि सीजेपी ने इन सभी शर्तों को नॉन नेगोशिएबल बताया, यानी इनमें किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया गया। इसके अलावा भारत सरकार आरएएफ के मुखिया और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से सार्वजनिक तौर पर लाठीचार्ज में घायल छात्रों से माफी की मांग की है। यह भी कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे देश में 20 जुलाई से भी बड़ा और व्यापक प्रदर्शन होगा। तो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। साथ साथ एक और चीज हुआ है, हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है, अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह, कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स का जो रथ होता है ना, राजनीति का जो रथ होता है, उसमें 3 घोड़े सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है परसेप्शन, दूसरा होता है मैसेजिंग और तीसरा होता है कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन वाला घोड़ा है ना, ये पहले 2 घोड़ों को अपने साथ लेकर चलता है। अब देखना यह है कि दोनों पक्षों की तरफ से इन तीनों घोड़ों की जो लगाम है कितनी मजबूती से पकड़ी गई। खैर, इस मीटिंग से साफ है कि अगले कुछ घंटे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद यही है कि बीच का रास्ता मिलेगा, गतिरोध का जो कांटा फंसा है वो निकलेगा और छात्रों को लीक प्रूफ शिक्षा व्यवस्था मिलेगी। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 मिनट 56 सेकंड के वीडियो पर चल रहा सियासी टकराव दिखाते हैं।
प्रधानमंत्री ने कल रात करीब 12 बजे यह वीडियो जारी किया है। 12 को निर्देश दिए। बजे जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच ये पहला मौका है जब पीएम ने कोई वीडियो संदेश जारी किया। लगातार उन्होंने अपने वीडियो संदेश की शुरुआत हेलो फ्रेंड्स कहकर की है। देर रात आमतौर पर प्रधानमंत्री अपने संबोधनों या संदेशों की शुरुआत मित्रों या दोस्तों से करते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छात्र आंदोलन में शामिल युवाओं और खास तौर पर जेन जी से डायरेक्ट कांटेक्ट और कनेक्ट के लिए कैबिनेट के पीएम ने फ्रेंड्स शब्द का इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री ने छात्रों को भरोसा दिया कि उनकी सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पीएम के इस रात वाले वीडियो मैसेज ने सुबह दिल्ली की राजनीति के तापमान को काफी गर्म कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने पीएम के इस वीडियो संदेश पर तंज कसा। आपको पूरी सियासी फाइट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश की मुख्य बात। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, रात करीब 12 बजे आए पीएम मोदी के इस वीडियो संदेश के 1 घंटे बाद राहुल गांधी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और रात करीब 1 बजे उन्होंने पीएम के पोस्ट किए गए वीडियो को दयनीय बताते हुए सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी, छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आधी रात को पोस्ट किए गए इस दयनीय वीडियो से के जरिए उनकी समझदारी का अपमान मत कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, जिन्होंने छात्रों को मारा है उन्हें सजा दीजिए और छात्रों से माफी मांगिए। सुबह होते होते विपक्ष ने पीएम के इस वीडियो को मुद्दा बना लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम को रात 12 बजे बोलने के बजाय संसद में आकर बोलना चाहिए। जल्द से जल्द बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। अब चर्चा का विषय है ना, तो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? चर्चा करिए और टोटलिटी में करिए। कितने राज्यों में पेपर लीक हुए और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित थे, ये सब चर्चा करिए ना, देश के सामने आएगा। यही सरकार चाहती है। अरे उनकी बात को कौन गंभीरता से ले रहा है? बोलने दीजिए उन्हें, बोलने दीजिए उन्हें। 22-25 दिन बाद मुंह खोलते हैं और अजीब सी बातें कर रहे हैं। साहब, अभी आज देश का नौजवान सड़कों पर किसी कारण से है, कुंठाग्रस्त है, और ये इस तरह की लफाजी से अब उनकी कुंठा दूर नहीं होने वाली। देखिए, ये प्रधानमंत्री को रात के 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा, खुशी हुई, क्योंकि कभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी किए नहीं। जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश पर राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी पक्ष विपक्ष में सियासी आरोप प्रत्यारोप वाली तलवार संसद के भीतर और बाहर चलती रही। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। 4 मिनट तक हंगामा चला और सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई और हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। कई बार के हंगामे के बाद लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर हंगामे वाला एपिसोड राज्यसभा में भी हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक
धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जाता, हम कोई बातचीत या चर्चा नहीं करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू का कहना था कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। नीट पेपर लीक पर सियासी टकराव की स्थिति आज भी जस की तस साफ दिखी। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया। सभापति जी 20 जुलाई सोमवार पे छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे मेरा मन दुखा। विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है, छात्र जंतर मंतर पर डटे हैं और सरकार सीजेपी से बातचीत में जुटी है। समाधान अभी निकला नहीं है, लेकिन सरकार के अलग अलग मंत्री अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें मुख्य भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। उन्होंने मंगलवार को एनडीए सांसदों की बैठक में पेपर लीक को घोर पाप बताया और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की और देर रात वीडियो संदेश के जरिए कड़ा कानून का भरोसा दिया। छात्रों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद और दिल्ली के हालात पर लगातार नजर रखी है। सीजेपी से वार्ता से पहले जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से कई दौर की चर्चा हुई है। प्रस्तावित संशोधनों और शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक बदलावों पर भी उनकी अहम भूमिका रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से संवाद की जिम्मेदारी संभाली है। फ्लोर लीडर्स और स्पीकर से लगातार संपर्क किया तथा संसद में सरकार की ओर से विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का संदेश दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सरकार की ओर से आंदोलनकारियों से बातचीत का चेहरा बने। 2 बार सोनम वांगचुक और 2 बार सीजेपी प्रतिनिधियों से मिले। मांग पत्र तैयार कराने से लेकर जूस पिलाकर वांगचुक का अनशन समाप्त कराने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। एक नॉन कंट्रोवर्शियल चेहरा है। अपने शुरुआती दौर में छात्र आंदोलनों से जुड़े रहे, इसीलिए उनको इस जिम्मेदारी से ट्रस्ट किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तब राहुल गांधी से मुलाकात की जब वो पीएम आवास पर धरने पर बैठे थे। जितेंद्र सिंह सीजेपी से वार्ता में जेपी नड्डा के साथ रहे और मेदांता में सरकार का आश्वासन सौंपने की प्रक्रिया में शामिल रहे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट और पेपर लीक पर कड़े कानून के लिए संशोधन का मसौदा तैयार किया। विपक्षी नेताओं से संवाद कर सरकार का पक्ष रखा और गतिरोध खत्म बल्कि कम करने की कोशिश की है। सांसद चंद्रशेखर का धरना खत्म कराया। कुल मिलाकर अब तक सरकार की यही टीम एक्शन में दिख रही है। सरकार की तरफ से बयान भी यही दे रहे हैं। छात्र आंदोलन के मद्देनजर पीएम मोदी के पिछले 24 घंटे में 6 बड़े फैसलों का रिकैप एक बार देख लेते हैं। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया। कैबिनेट से पास बिल को अब संसद में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। शिक्षा सचिव को बदला गया। एनटीए के 47 अफसर हटाए गए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसी भी छात्र के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं और नीट पेपर लीक में खुदकुशी करने वाले छात्रों के पीड़ित परिवारों को सूटेबल कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, स्टैंड बाय। नीट केस में पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा। आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा। मुआवजा क्या होगा ये सरकार तय करेगी। ये बहुत बड़ी खबर है। ये वन ऑफ द कंडीशंस थी जो सीजेपी ने रखी थी, यानी जिन छात्रों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, इस तनाव के चलते उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुआवजे का अमाउंट क्या होगा यह सरकार तय करेगी।
पेपर लीक पर सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि सोनम वांगचुक और सरकार के बीच बातचीत अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। गुरुवार देर रात सोनम वांगचुक ने 27वें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और सरकार का लिखित आश्वासन पत्र सौंपा। इसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश के जरिए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की और डॉक्टरों की सलाह का ध्यान रखने का आग्रह किया है। लेकिन सवाल इन खबरों और इन तस्वीरों से कहीं ज्यादा गंभीर है। चर्चा यह हो रही है कि सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की इनसाइड स्टोरी क्या है। इससे पेपर लीक के विरोध में जारी प्रदर्शन पर क्या असर होगा, छात्रों की मांग का क्या होगा, सरकार से पूछे जाने वाले उन सभी सवालों का क्या होगा जिनको लेकर सोनम वांगचुक 28 जून को आंदोलन से जुड़े थे। सोनम वांगचुक ने सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ने के 5 कारण बताए। आप यह भी कह सकते हैं सोनम वांगचुक ने 5 शर्तें रखी थी, जिसके बाद वो अनशन तोड़ने पर राजी हुए। सोनम वांगचुक ने बताया कि पहला, सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही पर संसद में चर्चा कराने का भरोसा दिया गया है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने यह जानकारी दी कि 65 सांसदों ने संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठाने का भरोसा दिया है। इसके अलावा आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा देने पर भी सहमति बनी है। यह कहा गया है कि आगे भी आंदोलन जारी रखने के लिए अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। संदेश स्पष्ट है, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं। तो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़कर अपनी बात रख दी है। अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी लगातार हो रही है। अभिजीत दीपके ने भी यह संदेश दिया है कि पेपर लीक पर आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस के नेता सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपनी बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहाँ? सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका। मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। हम आशा करते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए भी एक वेकअप कॉल हो। अभी तक शायद उनको इतना पता ना हो कि देश उनसे इतना उम्मीद करता है और नाराज है, तो इसीलिए ये हर एंगल से ये जैसे सक्सेसफुल आंदोलन रहा, तो इसकी वजह से सोनम ने कल अपना फास्ट ब्रेक किया। वांगचुक ने भले ही अनशन तोड़ दिया, लेकिन आंदोलन की आग अभी नहीं थमी है। संसद से सड़क तक गदर मचा हुआ है, जिसमें आज एक शब्द और ट्रेंड कर रहा है, पैलेट गन। 20 जुलाई से ही ये सवाल हो रहे हैं कि क्या दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर सुरक्षा बलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। अब तक कहीं ना कहीं इस आरोप को खारिज किया जाता है।
इसको कहते हैं पैलेट लेकिन दोपहर में राहुल गांधी कुछ दावों के साथ मीडिया के सामने आ गए। उन्होंने साहिल नाम के एक घायल छात्र को दिखाते हुए यह दावा किया कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। इनकी आंख डैमेज हो गई है तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई है। ये देखिए, ये है पैलेट गन। थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। इनकी आंख डैमेज हो गई है। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए। राहुल गांधी पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या कुछ अराजक तत्वों ने इस आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की है, इसके लिए हिंसा का सहारा लिया है। पहली बार छात्रों की बड़ी भीड़ 20 जुलाई को दिल्ली पहुंची जब सीजेपी ने संसद मार्च का आह्वान किया। सीजेपी ने शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा किया था, लेकिन छात्रों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन को कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग शहरों में आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाई गई। कई जगह प्रदर्शन हिंसक झड़प और उपद्रव में बदल गया। पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने सिर्फ बैरिकेड नहीं तोड़े, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। कहीं पत्थर चले, कहीं लाठी डंडे, तो कहीं सुरक्षा बलों पर सीधे हमले होने का दावा किया। तो सवाल यह है कि प्रदर्शन की आड़ में हंगामा और उत्पात करने वाले लोग कौन? फिक्र में अब आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाते हैं जब पुलिस वालों को निशाना बनाया गया है। 22 जुलाई की रात जंतर मंतर से सटे संसद मार्ग पर अचानक हिंसा भड़की, अफरा तफरी का माहौल बन गया, पुलिस पर हमले भी किए गए। यह वीडियो देखिए जिसमें भीड़ पुलिस पर हमला कर रही है। सवाल है कि ये छात्रों के भेष में कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस की टीम पर हमला किया। तस्वीर देखिए, दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत के साथ लिंचिंग की कोशिश है। पुलिस अधिकारी को बेहद ही गंभीर हालत में दूसरे जवान ने रेस्क्यू करते यहां पर दिखाया जा रहा है। अब सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले ये लोग कौन है? क्या आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? हम जैसे ही वहां पास पहुंचे तो हमने देखा कि उनमें से एक जवान को 25-30 की उग्र भीड़ ने काबू कर रखा है। उस जवान के सिर से काफ़ी खून निकल रहा था, उसका मुंह भी पूरा खून से सना हुआ था। उसी को बचाने की नीयत से मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की। इसी दौरान मैं 1-2 मीटर उसको आगे भी लाया हम बचा के। भीड़ काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित उग्र थी तो उन्होंने हमको ओवर पावर कर लिया। तीनों तरफ से भीड़ ने हमको घेर लिया। मैं जैसे ही बचने की कोशिश करने रहा था तो भीड़ ने ओवर पावर करते हुए धक्का मुक्की करते हुए गिरा दिया। तो गिरने के बाद मैं पूरा अपना कंट्रोल खो चुका था। फिर हर तरफ से लात, घुसे, मुक्के, डंडे, नुकीली ईंटें बरसना शुरू होगी। अब आपको दिल्ली का एक और वीडियो दिखाते हैं। यह भी 22 जुलाई की रात का है। यह वीडियो भी जंतर मंतर के पास के इलाके का है। प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की। इस वीडियो में पुलिस इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी भीड़ उन्हें धक्का देते हुए थप्पड़ मारती नजर आ रही है। सवाल है कि आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वाले लोग कौन? छात्रों का जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, सवाल फिर वही है कि गुंडागर्दी करने वाले कौन लोग हैं? दिल्ली पुलिस इन्हीं वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर जांच कर रही है। तो वहाँ पर 150-200 लोगों ने मुझे घेर लिया। वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स वो बोलने लगे, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस टाइप से बोलने लगे। तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, मैंने कुछ बोला नहीं उनको। तो पीछे से उन्होंने फिर धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी और फिर उन्होंने फिर जो भी इनके हाथ में डंडा था, लाठी थी,
कुछ प्लास्टिक के जो हमारे डंडे होते हैं पुलिस वाले वो छीने हुए थे शायद उन्होंने, वो उससे उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार भी थे उनके पास, कुछ चाकू-नुमा टाइप से कुछ था जिससे वो मारने की कोशिश कर रहे थे लगातार मुझे। तो 150-200 लोग एकदम से वहाँ पर इतने ज़्यादा एग्रेसिव होकर मेरे पे हमला किया, तो मैं समझ नहीं पा रहा था हो क्या गया है मुझे ना। 22 जुलाई का ही तीसरा वीडियो भी सामने आया है। देखिए, पार्क होटल के पास जमा प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी को घेर लिया गया है, पुलिसकर्मी पर थप्पड़ बरसाए गए। अचानक कैनॉट प्लेस की मुख्य सड़कों पर भीड़ ने पुलिसकर्मियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अफरा तफरी मच गई। 22 जुलाई को दिल्ली पुलिस के जिन जवानों पर हमले किए गए, उन्होंने खुद TV9 से वो दर्द साझा किया है। खबर आई कि एससीपी विवेक भगत जी को गिरा लिया, तो उधर हम आ रहे थे। जैसे उनके नियर बाई में आए, 2 से 2.5 हज़ार के करीब लोगों ने अचानक से मुझे दबोच लिया। मतलब ये पता नहीं चला, मेरे ऐसे तो कोई समझ में नहीं आया वो उलल कहाँ गया। और उन्होंने खूब धुना सर, 2 से 3 लोगों के पास चाकू भी थे। मैं डेगल बिल्डिंग ये संसद मार्ग पर हमारे साथियों के साथ जा रहा था, तो पीछे से किसी लड़के ने मेरी पीठ पर नकुली चीज़ से वार कर दिया, जिससे मेरे काफ़ी घाव है। उसके बाद में हमारे SHO साहब ने मुझे हॉस्पिटल भिजवाया। वहाँ पर हॉस्पिटल में 3 से 4 टाँके आए हैं। 20 तारीख के बाद से वो जो भी वर्दी वाला उनको सिंगल या दिखाई देता है, उसी को उसके पर टारगेट कर लेते हैं, उसी को उसके मारपीट करते हैं। हमारे साथ 5-6 का स्टाफ था, वो आगे चल रहा था, मैं और ACP विवेक भगत सर पीछे चल रहे थे। फिर जैसे ही उन प्रोटेस्टर्स भरे हुए थे पूरे संसद मार्ग रोड पे, तो उन्होंने जैसे ही देखा पुलिस वाले जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले बोतल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर सभी चिल्लाने लगे मारो मारो। चाहे कोविड हो या बॉम्ब ब्लास्ट हो, ये वो दिल्ली पुलिस वाले हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की रक्षा की है। इसे भूलना नहीं चाहिए। वैसे अब 21 जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। इन वीडियो में भीड़ पुलिसकर्मियों पर हमला करती दिखाई दे रही है। एक वीडियो में RF के एक जवान को घेर कर उसके साथ हाथापाई की गई। अब इस वीडियो की जांच के लिए अलग से मामला दर्ज किया गया है। बड़ा सवाल यही है, अगर यह सिर्फ एक शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन था, तो पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले ये लोग कौन थे? क्या भीड़ में ऐसे तत्व शामिल थे जिनका मकसद कानून व्यवस्था को चुनौती देना था? खैर, फिक्र में अब आपको उन व्यापारियों का दर्द दिखाते हैं जिन पर जंतर मंतर वाली बड़ी चोट हो रही है। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा और यह बताया कि कैसे दिल्ली में लगातार धरने से उनके व्यापार को नुकसान हो रहा है। CTI ने अपने लेटर में बताया कि 5 दिनों में लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। धरना प्रदर्शनों के कारण व्यापार और अर्थव्यवस्था पर गंभीर चोट आई। CTI का दावा है कि दिल्ली के बाजारों, होटल और रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या में 70% की गिरावट दर्ज की गई है। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित है और जंतर मंतर, संसद मार्ग, कैनॉट प्लेस के साथ आसपास के इलाकों में जाम के कारण ग्राहक बाजार आने से बच रहे हैं। धरना प्रदर्शन और जाम के कारण CTI का 25 जुलाई को NDMC कन्वेंशन सेंटर में होने वाला व्यापारी सम्मेलन भी स्थगित करना पड़ा, जिसमें देश भर से 2000 से ज्यादा व्यापारी आने वाले थे। अब CTI ने लेटर लिखकर 4 मांग की। पहली मांग यह है कि केंद्र बातचीत से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकाले। जंतर मंतर और दूसरे इलाकों में बैठे प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके धरना खत्म कराया जाए। जंतर मंतर और प्रमुख सरकारी और व्यावसायिक क्षेत्रों में 1000 से अधिक लोगों के प्रदर्शन पर रोक लगे और बाहरी दिल्ली में एक स्थायी धरना प्रदर्शन स्थल बनाया जाए जहां लोग धरना दे सकें। CTI को उम्मीद कि सरकार इस विषय पर संज्ञान लेगी और व्यापारियों को जल्द राहत मिलेगी। वैसे संसद में 5 दिन से जारी गतिरोध के बीच सरकार ने आज एक उपलब्धि तो हासिल की है। दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया है। इसे वंदे मातरम बिल के नाम से भी जाना जाता है। अगर यह बिल संसद से पास हो गया तो जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना, उसे रोकना या कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करना अपराध माना जाएगा। यह बिल 1971 के द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट यानी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है। अभी इस कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अपमान दंडनीय है,
लेकिन संशोधन के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी इस कानून के दायरे में आ जाएगा। बिल में राष्ट्रगान की तरह वंदे मातरम के सम्मान को जरूरी बताया गया है। संशोधन बिल के मुताबिक राष्ट्रगीत का अपमान करना अपराध होगा। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। ऐसे मामले में अधिकतम 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। इस विधेयक का मकसद वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देना है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। They cannot manufacture patriotism and nationalism through a piece of legislation. Their intention is to polarize the society. Thank you. Vande Mataram should unite Indians. It should not divide us. I love Vande Mataram, but I oppose this because they are purposefully manufacturing a division between Rabindranath Tagore and Bankim Chandra Chatterjee. हमारे विपक्ष के बिटास लोग, बिटास जी और जो भी विरोध कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगणमन के सम्मान ही सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चैटर्जी थे। इसमें 6 अंतरे हैं जिन्हें गाने का समय 3 मिनट 10 सेकंड तक है। ये मूल उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। कोलकाता में पहली बार इसका गायन 1896 में हुआ था। संविधान सभा में जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में अपनाने पर पूर्ण सहमति थी और इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई। आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के कारण वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए और उसे भी उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए। बीजेपी लंबे समय से वंदे मातरम के सम्मान को मुद्दा बनाती रही है। यह पार्टी की सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन सवाल बिल की टाइमिंग का है। पेपर लीक की पर चौतरफा गिरी सरकार ने वंदे मातरम का कार्ड खेला है। शायद बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पिच पर विपक्ष को पछाड़ने की तैयारी में है, जो पेपर लीक को लेकर इस वक्त आक्रामक है। अगर विपक्ष बिल का विरोध करता है तो बीजेपी उसे राष्ट्रगीत विरोधी ठहराने का नैरेटिव बना सकती है, लेकिन संसद के मौजूदा मिजाज को देखते हुए सहमति की गुंजाइश कमी नजर आ रही है। खैर, देश का राजनीतिक मौसम बहुत गर्म है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून वाला मौसम लोगों का इम्तिहान ले रहा है। नॉनस्टॉप बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। मैदान हो या फिर पहाड़, ऐसा लग रहा है कि कई राज्य बाढ़ वाली आफत से जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में बम नहीं, बादल फट रहे हैं और मिसाइल की मार नहीं, पानी की जानलेवा धार है, जिसकी रेंज कई राज्यों तक है। सबसे बुरा हाल असम और गुजरात का है। असम के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में भी लगातार 10 दिनों से हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। कई नदियां उफान पर हैं, पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड वाला संकट है, पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। दक्षिण गुजरात के कई इलाके भीषण बारिश से प्रभावित हैं। आज हमने आपके लिए गुजरात की एक वीडियो फाइल तैयार की है। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वलसाड, नवसारी और वापी में ज्यादा असर हुआ है। इन इलाकों में लगातार 10 दिनों से बारिश हो रही है। कई इलाकों में 1100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। वलसाड और नवसारी में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। पानी भरने से गुजरात की कई सड़कें बंद हो गई हैं। रेल पटरियों पर पानी भरने से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक और पालघर में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। इसके अलावा गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नवसारी और वलसाड के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति का निर्माण हुआ है। पिछले 2 से 3 दिनों से यहां पर भारी बारिश के चलते कई जो पॉकेट्स हैं वहां पर बड़े पैमाने पर जलभराव की स्थिति का निर्माण हुआ है। पूरे साउथ गुजरात रीजन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीमें भी बुलाई गई है और खास तौर पर अभी बारिश रुका है, हवामान थोड़ा सुधरा है, इस वजह से
एयरलिफ्ट करने की भी ट्राई की जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतने खराब हालत है। और ये प्रॉब्लम तो हर साल का है, मतलब इसका भुगतान समझो आम प्रजा को करना पड़ रहा है और ये हर साल का प्रॉब्लम है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आज तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया। और अब तेजी से देखते हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। पीएम मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। रवनीत सिंह बिट्टू रेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रहे। उत्तराखंड पुलिस ने कांस्टेबल शेर सिंह ने दिल्ली में छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए इस्तीफा दे दिया है। जंतर मंतर पर उन्होंने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को त्याग पत्र सौंपा है। हालांकि कुमाऊं के आईजी का कहना है कि छात्र आंदोलन को उकसाने वाले बयान के चलते उन्हें इसी महीने सस्पेंड किया जा चुका है। आरोप है कि शेर सिंह कई आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन की एनआईए जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी मामले की जांच एनआईए को सौंपनी है या नहीं, यह तय करना पूरी तरह से केंद्र सरकार का काम है और इसमें न्यायपालिका दखल नहीं दे सकती है। छात्रों पर लाठीचार्ज मामले की सुनवाई में वक्त बर्बाद मत करिए वाली टिप्पणी पर सीजीआई ने साफ किया है कि यह कहना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजीआई के मुताबिक जंतर मंतर मामले में उनके सामने कोई विधिवत याचिका दाखिल नहीं की गई, केवल एक पत्र देकर तत्काल सुनवाई की मांग करना न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट प्रोसीडिंग्स की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर रोक लगा दी। सीजीआई सूर्यकांत ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बिना पूर्व अनुमति के कोई वीडियो या ऑडियो पोस्ट नहीं किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्देश समाचार की रिपोर्टिंग पर लागू नहीं है। दिल्ली में एसआईआर ड्यूटी के लिए टीचरों की तैनाती पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि उन्होंने एसआईआर की ड्यूटी में स्कूल टीचरों को क्यों लगाया। अदालत ने पूछा है कि क्या संविधान के आर्टिकल 324 का सहारा लेकर आयोग जो चाहे कर सकता है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आयोग किस अधिकार के तहत टीचरों को निर्देश दे रहा है। ईडी ने आज ऑनलाइन रियल मनी रमी ऐप रमी कल्चर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 1906 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां अटैच कर ली। आरोप है कि कंपनी ने देश भर के करीब 3 करोड़ यूजर्स, खासकर प्रतिबंधित राज्यों के खिलाड़ियों से धोखाधड़ी की, बॉट्स का इस्तेमाल कर गेम को पक्षपाती बनाया और भारी कमाई की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत अपने 60 सहयोगी देशों पर सुप्रीम कोर्ट से रोक के बावजूद 10 से 12.5% का टैरिफ लगा दिया। भारत को 10% टैरिफ वाली श्रेणी में रखा गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इन उत्पादों को बनाने में जबरन मजदूरी का इस्तेमाल किया गया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को बताया। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उन्होंने पूर्व पीएम शेख हसीना से फोन पर बातचीत की कोशिश की। खबर बाहर आने के बाद प्रधानमंत्री नाराज हो गए थे, जिसके बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा।